Class 10 Geography Chapter 5 Part 2 Class 10 Geography Chapter 5 Part 2 Conservation of कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं। मतलब खनिजों का जो संरक्षण है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए खनिजों का संरक्षण वी और अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर upon mineral deposits and the substance manufactured from them. The total volume of workable mineral deposits is an insignificant fraction, that is only 1% of the Earth's crust. We are rapidly consuming mineral resources that require millions of years to be created and concentrated. The geological processes of mineral formation are so slow that the rates of replenishment are infinitely small in comparison to the present rates of consumption. Mineral resources are therefore finite. Mineral resources are therefore finite and non-renewable. Mineral resources are therefore finite and non-renewable. Rich mineral deposits are our country's extremely valuable but short-lived possessions. Continued extraction of ores lead to increasing cost as mineral extraction comes from greater depth along with decrease in quality. यहाँ देखिए हम सभी उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुपेक्षित है। हम सभी उद्योग और कृषि खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों भारी निर्भरता सुपेक्षित है। खनन योग निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है। खनन योग निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भू प्रॉपर्टी का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण एवं संवर्धन में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनः भ्रमण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग है। इसलिए खनिज संसाधन आपको सीमित तथा अनवीकरणीय योग है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश का अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश का अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश का अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है। हमारे देखिए यहाँ पर समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश का अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग है। इसलिए खनिज संसाधन आपको सीमित तथा अनवीकरण योग है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश का अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश का अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आपके यहाँ पर है, A concerted efforts has to be made in order to use our mineral resource in a planned and sustainable manner. यहाँ पे देखिए हम सभी को अपने खनिज संसाधनों को
आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। देखिए concerted effort has to be made in order to use our mineral resource in a planned and sustainable manner. Improved technologies need to be constantly evolved to allow use of low grade ores at low cost. Recycling of metals using scrap metals and other substitutes are steps in conserving our mineral resource for the future. आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। चूँकि हम सभी को ऐसे होना चाहिए, हम सभी खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटिक अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। अब देखिए, dig a little deeper. Make a list of items where substitutes are being used instead of minerals. Where are these substitutes obtained from? देखिए, जरा ध्यान से सोचें एवं बताएं। उन पदार्थों की सूची बनाएं जहां खनिजों की अपेक्षा उनके प्रतिस्थानों का प्रयोग हो रहा है। ये प्रतिस्थापन क्या है और कहाँ से प्राप्त होते हैं? अब देखिए, एनर्जी रिसोर्सेज की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। ऊर्जा संसाधन जिसको हम बोलते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहाँ जो कहा गया देखिए कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटी। इट इज नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, टू प्रोपेयर व्हीकल्स एंड टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्रीज। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. Energy resource can be classified as conventional and non-conventional source. Conventional source include firewood, kettle dug cake, coal, petroleum, natural gas and electricity. Natural gas and electricity both hydro and thermal. Non-conventional source include solar, wind, tidal, geothermal, biogas and atomic energy. Firewood and cattle dug cake are most common in rural India. According to one estimate, more than 70% energy requirement in rural households is met by these two. Continuation of these is increasingly becoming difficult due to decreasing forest area. यहाँ देखिए कि जो कंटिन्यूशन ऑफ दिस इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग डिफिकल्ट ड्यू टू डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया. मोर ओवर यूजिंग dung cake too is being discouraged because it consumes most valuable manure which could be used in agriculture. यहाँ देखिए, ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी एवं ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत, गैर परंपरागत, मतलब आप कन्वेंशनल, परंपरागत और नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन आपको ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से क्या आता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, आपको लकड़ी, उपले, जो गोबर को उपला होता है उसी बोलते हैं, कोठा बोलते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत एवं ताप विद्युत सम्मिलित है। गैर परंपरागत साधनों में देखो, गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किया जाता है। ग्रामीण भारत में लकड़ी एवं उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त देखिए, इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद का उपभोग होता है जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है।
अब ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात यहाँ पर की गई, कन्वेंशनल परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की बात यहाँ पर की गई। सबसे पहले आपको कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अंतर्गत आपको आता है सबसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत उनकी बात में सबसे पहले कोयल की बात करते, कोयला की बात करते हैं। देखिए इन इंडिया कोल इज द मोस्ट अबाउंडेंटली available fossil fuel. It provides a substantial parts of the nation's energy needs. It is used for power generation to supply energy to industry as well as for domestic needs. India is highly dependent on coal for meeting its commercial energy requirement. As you are already aware that coal is formed due to the compression of plant material over millions of years. Coal therefore is found in a variety of forms depending on the degrees of compression and the depth and time of burial. Decaying plants in swamps produce peat, which has a low carbon and high moisture contents and low heating capacity. Lignite is a low grade of brown coal, which is soft with high moisture content. The principal lignite reserves are in Neyveli in Tamil Nadu and are used for generation of electricity. Coal that has been buried deep and subjected to increased temperature is bituminous coal. It is the most popular coal in commercial use. Meteorological coal is high grade bituminous coal, which has a special value for smelting iron in blast furnaces. Anthracite is the highest quality hardcore. Anthracite is the highest quality hardcore. यहाँ आगे यहाँ पर फिर कहा था इन इंडिया। देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर सबसे कोयला। देखिए भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग आपको ऊर्जा उत्पादन उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन उद्योग और घरेलू जरूरतों की ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ। इसलिए संपीड़न की मात्रा गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा एवं निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। यह मुलायम होने के साथ आपको अधिक नमी युक्त होता है। बिहार लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय धातु शोधन में उस श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है जिसका लोहे के प्रकरण में विशेष महत्व है। एंथ्रोसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। एंथ्रोसाइट आपको सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। देखिए यहाँ पर इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मैन जियोलॉजिकल एज, namely Gondwana, a little over 200 million years in age, and in tertiary deposits which are only about 55 million years old. देखिए the major resources of Gondwana coal, which are meteorological coal, are located in Damodar Valley, West Bengal.
झारखंड, झारिया, रानीगंज, बोकारो are important coal field. The Godavari, Mahanadi, Son and Wardha valleys also certain coal deposits. Tertiary coals occur in the northeastern states of Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, and Nagaland. Remember, coal is a bulky material. Remember, coal is a bulky material which loses weight, which losses weight on use, has it is reduced to as rock, जिसे बोलते हैं सच. Hence, heavy industries and thermal power stations are located on or near the coal fields. देखिए भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शेर क्रम में पाया जाता है. एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं. गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है. गोदावरी, महानदी, सोन एवं वर्धा नदी घाटों में भी कोयले के जमा पाए जाते हैं. टर्सरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड में पाया जाता है. यह स्मरण है कि कोयला अस्थिर पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है. इसी कारण भारी उद्योग तथा विद्युत गिरी कोयला क्षेत्र तथा उनके निकट स्थापित किए जाते हैं. कोयला क्षेत्र तथा उनके निकट स्थापित किए जाते हैं. अब आगे यहाँ पर आपको पेट्रोलियम की थोड़ा सा बात कर लीजिए. देखिए पेट्रोलियम की भी थोड़ा सा आप यहाँ बात करें. देखिए पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल. इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग. देखिए lubricants for machinery and raw materials for a number of manufacturing industries. Petroleum refineries act as a nodal industry for synthetic textile, fertilizer and numerous chemical industries. फिर यहाँ देखिए most of the petroleum occurrence in India. Most of the petroleum occurrences in India are associated with anticlinage and fault traps in the rock formation of the tertiary age. In regions of faulting anticlinage or domes, it occurs where oil is trapped in the crest of the uphold. The oil bearing layer is a porous limestone or sandstone through which oil may flow. The oil is prevented from rising or sinking by intervening non-porous layers. देखिए यहाँ पर पेट्रोलियम की जो बात की गई है उसको देखिए. मुंबई है गुजरात एंड असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया. फ्रॉम द मैप लोकेट द थ्री मेजर ऑफ शोर फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया. अंकलेश्वर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात. असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया. डिगबोई यहाँ पर है. डिगबोई, नहरकटिया and Moran Hug region are the important oil fields in the state. देखिए यहाँ पर जो पेट्रोलियम की जो बात आपको यहाँ पर की गई है. देखिए भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है. यह ताप एवं प्रकाश के ईंधन, मशीनों को सनेक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है. तेल शोधन शालाएँ जो आपको होते हैं. तेल शोधन आपको शालाएँ संश्लेषित वस्त्र, उर्वरकता, असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है. भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्सरी युग की शेल संरचनाओं के अपनति एवं भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है. वर्ण अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ ऊर्ध्ववर्ण के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है. देखिए तेल धारक परत सरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है. मध्यवर्ती असरंध्र परत तेल को ऊपर उठने एवं नीचे रिसने से रोकती है.
देखिए पेट्रोलियम सड़द और असंत चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में आपको मुंबई है, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। भारत के माथी में 3 प्रमुख अपवर्तीय तेल क्षेत्र अपतटीय भारत के माथी 3 अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित कर अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नाहरकटिया और आपको हुगरी जन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र आपको है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया नेचुरल गैस की बात थोड़ा सा यहाँ पर की गई है। देखिए नेचुरल गैस मतलब आपको प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलेटेड एंड इज रिलीज्ड when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. It is used and it is used as fuel. It is used as fuel. It is used as fuel as a domestic and industrial fuel. It is used as fuel in many power sector to generate electricity for heating purpose. For heating purpose in industry has raw material in chemical, petrochemical and fertilizer industries as transport fuel and as cooking fuel. With the expansion of gas infrastructure and local city gas distribution (COD) network and natural gas. Like natural gas is also emerging as a preferred transport fuel, CNG, and cooking fuel, PNG, at homes. India's major gas reserves are found in Mumbai High and allied field allied field along the west coast, which are supplemented by finds in the reserve. By finds in the Cambay Basin. Along the east coast, new reserves of natural gas have been discovered. The Krishna गोदावरी बेसिन आपके यहाँ सूचना दिया था। आगे आप कहते हैं कि प्राकृतिक गैस। देखिए प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में पेट्रोल रसायन का प्रयोग किया जाता है। आपको आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 5 पेट्रोलियम पेट्रोलियम नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस। ये क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 5 पार्ट 3 नेचुरल गैस मीन्स की प्राकृतिक गैस का यहाँ पर देखिए। नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। नेचुरल गैस यहाँ पर देखिए क्या कि नेचुरल गैस इज फाउंड विथ natural gas is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. It is used as fuel in power sector to generate electricity. For heating purpose in industries has raw material in chemical, petrochemical and fertilizer industries as transport fuel and as cooking fuel. With the expansion of gas infrastructure and local city. देखिए प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रोल रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन ऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए वर्तमान शताब्दी का ईंधन है।
देखिए यहाँ पर जो आपको अंग्रेजी में लिखा है, नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्राउट टू द सरफेस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। ध्यान देखिए इसमें जो एंड when crude oil is brought to surface, it can be used a domestic and industrial fuel। इसे ऊर्जा के साधन के रूप में पेट्रो तथा रसायन उद्योग एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सन्निध क्षेत्रों को खंभात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 यहाँ देखिए 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन मुंबई और बसीन को पश्चिमी में उत्तरी भारत को उर्वरक विद्युत एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिलता है। ऊर्जा एवं उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन का अस्पिंडित प्राकृतिक गैस CNG से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। देखिए यहाँ पर हिंदी का जो मेंशन किया गया था, जो इंग्लिश में मेंशन पूरी तरह से डिफरेंट है। देखिए नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स and is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. It is used. It is used. It is used as fuel in power sector to generate electricity for heating purpose in industry. It has raw material in chemical, petrochemical, and fertilizer industry. Has has cooking fuel with the expansion of gas infrastructure and local city gas distribution COD networks. Natural gas is also emerging has a preferred transport fuel CNG and cooking fuel PNG at homes. India's major gas reserves are found in the Mumbai High and allied fields along the west coast, which are supplemented by finds in the Cambay Basin. Along the east coast, new reserves of natural gas have been discovered in the Krishna Godavari Basin. The first 1700 kilometer long Hajira Vijaypur Jagdishpur HVJ cross country gas pipeline constructed by GAIL India linked Mumbai High and Basin gas fields with various fertilizer power and industrial complexes in western and northern India. This artery provide impetus to Indian gas market development. Overall, India's gas infrastructure has expanded over 10 times from 1700 kilometer to 18,500 kilometer of cross country pipeline and is expected to soon reach over 34,000 kilometer has gas grid by linking all gas source and consuming markets across the country including northeastern states। अब आपको विद्युत की बात यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात यहाँ पर की इलेक्ट्रिसिटी में देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हैज़ इससे पहले एक फिगर आपके यहाँ पर दिया गया। उस फिगर को थोड़ा देख लीजिए। जो फिगर आपके यहाँ पर है ये आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये पूरे भारत में जो आपको कोल ऑयल और नेचुरल गैस का डिस्ट्रीब्यूशन है उनको यहाँ पर शो किया गया है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे इसमें क्या देखिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइंस लेड बाय गेल इंडिया अंडर द वन नेशन वन ग्रिड की बात यहाँ पर की गई। इसमें कुछ आपको क्या गया कि भाई ये भारत को ऊर्जा संयंत्र का पूरा मैप आपको यहाँ पर इंडिया इसमें देखिए जो आपको है ये हिंदी का मैप और अंग्रेजी मैप दोनों अलग अलग ऊर्जा संयंत्र का आपको मैप है आणविक का और तापीय का। उसके बाद आपके यहाँ पर जो एक्टिविटियाँ हैं वो थोड़ा-सा आपको अलग प्रकार से यहाँ पर है इंग्लिश में भी और हिंदी में। देखिए यहाँ पर अब आगे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में जो आपको कहा इलेक्ट्रिसिटी हैज़ सच अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो आपको कहा इलेक्ट्रिसिटी हैज़ सच अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टुडेज वर्ल्ड दैट इट्स पर कैपिटा कंजम्पशन इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। Electricity is generated mainly in two ways by running water which drives hydro
turbines to generate hydroelectricity, and by burning other fuels such as coal, petroleum, and natural gas to drive turbines to produce thermal power. Once generated, the electricity is exactly the same. Once generated, the electricity is exactly the same. देखिए यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी हैज़ सच अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टुडेज वर्ल्ड दैट इट्स per capita consumption is considered as an index of development. Electricity is generated mainly in two ways: by running water, which drives hydro turbines to generate hydroelectricity, and by burning other fuels such as coal, petroleum, and natural gas to drive turbines to produce thermal power. Once generated, the electricity is exactly the same. देखिए आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार उत्पन्न की जाती है। देखिए प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। पहला देखिए आपको प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी हो जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही हो जाती है। यहाँ पर आपको आगे देखिए नेम सम, यहाँ पे एक एक्टिविटी में आपके यहाँ पर क्या, नेम सम रिवर वैलीज प्रोजेक्ट एंड राइट द नेम्स ऑफ द डैम्स बिल्ट ऑन दीज रिवर्स। यहाँ कर कुछ नदी घाटी परियोजनाओं का नाम बताता है। इन नदी पर बने बांधों का नाम लिखिए। आगे देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज ए renewable resources. India has a number of multi-purpose projects like the Bhakra Nagar Damodar Valley Corporation, the Kopili Hydel project, etc., producing hydroelectric power. Thermal electricity is generated by using coal, petroleum, and natural gas. The thermal power stations use non-renewable fossil fuels for generating electricity. यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए तेज बहते जल से आपको देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। तेज बहते जल से आपको जल विद्युत उत्पन्न की जाती है जो एक नवीकरणीय योग संसाधन है। भारत अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे भाखड़ा नागर दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपिली हाइड्रो परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गिरी और नवीकरण योग जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। फिर आपको आगे अपने राज्य के ताप विद्युत गिरी की जानकारी एकत्र की था, उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम भी लिखिए। उसमें जो आपको आगे यहाँ पर कहा गया इसमें यहाँ पर एक अलग मैप यहाँ पर दिया गया है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स है। मतलब आपको आणविक और ये जो आपको मैप यहाँ पर आपको शो किया गया, इसमें आपको क्या, इससे पहले का जो आप यहाँ देखिए एक मैप और होगा, ये आपको भारत में परंपरागत ऊर्जा स्रोत की यहाँ पर मैप है। ये भारत में आपको इससे पहले का जो मैप ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का यहाँ पर मैप है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर। इसके बाद जो ये जो मैप यहाँ पर आपको शो किया है, ये आपको है भारत ऊर्जा संबंध आणविक और जो तापीय और आणविक जो है ऊर्जा संयंत्र, उसके यहाँ पर आपको ये आणविक और तापीय ऊर्जा संयंत्र का जो आपको वहाँ पे इसका ये मैप शो किया गया है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको है क्या, हाँ, कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यहाँ पर देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इससे पहले कुछ खास आपको दिया गया है एक्टिविटी, उसमें यहाँ पर देखिए इसमें आपको यहाँ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट्स लोकेटेड इन योर स्टेट, शो दैम ऑन द मैप ऑफ इंडिया। अपने राज्य के ताप विद्युत गिरी की जानकारी एकत्र की था, उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम लिखिए। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए कि देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की यहाँ पर बात की गई। द ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हैज रिजल्टेड इन द कंट्री बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल एंड गैस। Rising prices of oil and
on gas and their potential shortage have raised uncertainties about the security of energy supply in future, which in turn has serious repercussions on the growth of the national economy. Moreover, increasing use of fossil fuel also causes serious environmental problems. Hence, there is a pressing need to use renewable energy sources like solar energy, wind, tide, biomass, and energy from waste material. These are called non-conventional energy sources. देखिए आपको जो यहाँ पर है टॉपिक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। यहाँ पर देखिए ऊर्जा के बढ़ते उपयोग, देखिए ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस एवं तेल, देखिए गैस एवं तेल की बढ़ती कीमत तथा इसकी संभाव्य कमी इसकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त आपको जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करता है। अतः नवीकरण योग ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कराते हैं। भारत धूप जल तथा जीवभार साधनों में समृद्ध भारत धूप जल तथा जीवभार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु विविध कार्यक्रम आपको बनाए गए हैं। तो भारत में आपको नवीकरण योग ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु विविध कार्यक्रम बनाए गए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है India is blessed with an abundance of sunlight, water, wind, and biomass. It has the largest programs for the development of these renewable energy resource। फिर आगे यहाँ पर न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी की बात की गई है। देखिए न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी जिसको बोलते हैं परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। देखिए परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा को बोलते हैं न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। It is nuclear or atomic energy is obtained by altering the structure of atoms. When such an alteration is made, much energy is released in the form of heat, and this is used to generate electric power. Uranium and thorium, which are available in Jharkhand and the Aravalli range of Rajasthan, are used for generating atomic or nuclear power. The monazite sands of Kerala is also rich in thorium। अब देखिए परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, यूरेनियम और थोरियम झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, का प्रयोग आपको परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में भी आपको थोरियम की मात्रा पाई जाती है। यहाँ देखिए आपको आगे देखिए सोलर एनर्जी की बात आपके यहाँ पर की गई है। उससे पहले आपके यहाँ पर देखिए सोलर एनर्जी, इसको सौर ऊर्जा बोलते हैं, इसको यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए इंडिया इज ट्रॉपिकल कंट्री। इट हैज़ एनॉर्मस पॉसिबिलिटीज ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। Photovoltaic technology converts sunlight directly into electricity. Solar energy is fast becoming popular in rural and remote areas. Some big solar power plants are being established in different parts of India, which will minimize the dependence of rural households on firewood and dung cakes, which in turn will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture। देखिए सौर ऊर्जा के अंतर्गत यहाँ पर कहा गया। देखिए भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जिसको इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपरों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद की पर्याप्त आपूर्ति होगी।
तो फिर आपको आगे यहाँ पे ये जो कहा गया इसमें देखिए ये इमेज यहाँ पर सोलर ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट देखिए सोलर यहाँ देखिए सोलर ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट यहाँ पे एक फिगर आपको 5.10 का एक फिगर आपको यहाँ पर शो किया गया है। देखिए सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दूध परीक्षण उपकरण के यहाँ पर एक फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर इससे आगे यहाँ पर आपको है देखिए एक्टिविटी यहाँ पे क्या गया था कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूली इस्टेब्लिश सोलर पावर प्लांट्स इन इंडिया। भारत में नए स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। फिर देखिए विंड पावर की यहाँ बात की, पवन ऊर्जा की बात आपके यहाँ पर की गई है। देखिए विंड पावर, इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल, देखिए नागरकोइल टू मदुरई। अपार्ट फ्रॉम दीज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स। नागरकोइल यहाँ पे देखिए नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेड़ तमिलनाडु में आपको नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। फिर आपको देखिए यहाँ पर बायोगैस की बात आपको की गई है। बायोगैस देखते हैं तो यहाँ पर विंड मिल्स का, नागरकोइल में विंड मिल्स का आपके यहाँ पर पवन चक्की जिसको बोलते हैं विंड मिल्स मतलब पवन चक्की, यहाँ पर नागरकोइल में इमेज दिया गया सो। इसके बाद आपको 5.11 का इमेज है। अब देखिए बायोगैस की बात करें। देखिए बायोगैस क्या है, देखिए सर्व्स फ्रॉम वेस्ट एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन इन रूरल एरियाज। डिकम्पोजिशन, देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर yield gas which has higher thermal efficiency in comparison to kerosene, dung cake and charcoal. Biogas plants are set up at municipal, cooperative and individuals level. The plants using cattle dung are known as gobar gas plants in rural India. These provide twin benefit to the farmer in the form of energy and improve quality of manure. Biogas is by far the most efficient use of cattle dung. It improves the quality of manure and also prevents the loss of trees and manure due to burning of fuel wood and cow dung cakes. देखिए ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अवशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल उपले चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। फिर आप आगे कहा गया कि बायोगैस संयंत्र आपको नगर पालिका, सरकार तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, पर एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपरोक्त लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों को नुकसान को रोकता है और उपरोक्त लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया टाइडल, देखिए बायोगैस प्लांट को देखिए टाइडल एनर्जी की बात यहाँ पर की गई। देखिए टाइडल एनर्जी की बात आपके यहाँ पर की गई है, जिसको बोलते हैं आपको क्या, ज्वारीय ऊर्जा की बात यहाँ पर की। टाइडल एनर्जी देखिए ज्वारीय ऊर्जा की बात यहाँ पर की गई है। देखिए ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स। ड्यूरिंग हाई टाइडल वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट एंड गेट्स ट्रैप्ड when the gate is closed. After the tide falls outside the flood gate, the water retained by the flood gates flows back to the sea via a pipe that carries it through a power generating turbine. In India, the Gulf of Khambat and the Gulf of Kutch in Gujarat on the western coast and Gangetic Delta in Sundarban regions of West Bengal provide ideal conditions for utilizing tidal energy.
अब यहाँ देखिए क्या कि महासागर तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। संकरी खाड़ी के आर-पार देखिए संकरी खाड़ी के आर-पार बाढ़ द्वार बनाकर बाँध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाईनुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बाँध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार और देखिए बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बाँध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कक्ष की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वार तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श स्थिति उत्पन्न है, आदर्श दशा में उपस्थित है। अब देखिए जियोथर्मल एनर्जी की बात यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा जिसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी की बात कीजिए। देखिए जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ where the geothermal gradient is high. High temperatures are found at shallow depths. Shallow depths. Groundwater in such areas absorbs heat from the rocks and becomes hot. It is so hot that when it rises to the Earth's surface, it turns into steam. This steam is used to drive turbines and generate electricity. There are several hundred hot springs in India which could be used to generate electricity. Two experimental projects have been set up in India to harness geothermal energy. One is located in Paravati Valley near Manikarn in Himachal Pradesh, and other is located in the Puga Valley, Ladakh. देखिए पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी अप्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उत्तरी गहराई पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में आपको भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उड़ता है। पृथ्वी की सतह की ओर उड़ता है तो यह ताप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग आपको टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ देखिए भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है तथा दूसरी लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित है। फिर आपको आगे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स की बात की गई। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स की बात की गई है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण यहाँ पर आपको है। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा एनर्जी इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी इज ए यहाँ पर आपको जो कहा एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनर्जी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट कॉमर्स एंड डोमेस्टिक नीड्स इनपुट्स ऑफ एनर्जी। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स implemented since independence necessarily required increasing amounts of energy to remain operational. As a result, consumption of energy in all forms has been steadily rising all over the country. In this background, there is an urgent need to develop a sustainable path of energy development. Promotion of energy conservation and increased use of renewable energy sources are the twin planks of sustainable energy. India is presently one of the least energy efficient country in the world. And we have to adopt a cautious approach for the judicious use of our limited energy resources. For example, as concerned citizens, we can do our bit by using public transport system instead of individual vehicles. Switching off electricity when not in use, using power saving devices, and using non-conventional source of energy. After all, energy saved is energy produced. यहाँ देखिए ऊर्जा संसाधन संरक्षण की बात कर लीजिए थोड़ा सा।
यहाँ पर कहा गया क्या है कि ऊर्जा संसाधन संरक्षण देखिए यहाँ पर आर्थिक विकास की ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकताएं हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के प्रत्येक सेक्टर कृषि उद्योग परिवहन और वाणिज्य कृषि उद्योग व परिवहन वाणिज्य एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति आपूर्ति की ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने की ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकताएं थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि ऊर्जा के विकास के सतत पोषण मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरण ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषण ऊर्जा के दो आधार हैं। वर्तमान में वर्तमान में भारत विश्व के अल्पम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपागम अपनाना होगा। एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके जब प्रयोग न हो रही तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। तो फिर आपको यहाँ देखिए ये जो चैप्टर है पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। इसके बाद आपको अगला जो चैप्टर है उसको देखते हैं। क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पर बात की गई, उसको देखिए। क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 6 पार्ट 1 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विनिर्माण उद्योग में यहाँ पर देखते हैं। देखिए ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली हर्षित वेंट टू ए मार्केट विद हिज पेरेंट। दे परचेज शूज एंड क्लॉथ फॉर हिम। हिज मदर परचेज यूटेंसिल शुगर टी एंड दियाज अर्थन दियाज इन अंग्रेजी अर्थन लैम्प्स। Harish observed that the shops in the market were flooded with items for sale. He wondered how so many items could be made in such large quantities. His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by machine in large industries. Some utensils are manufactured in small industries, while items like these are made by individual artisan in household industry. यहाँ पर जो आपको कहा गया कि देखिए दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय और मृदा के दीप खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकान अत्यधिक सामान से भरी थी। चीज़ों की इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती है। अब देखिए डू यू हैव सम आइडियाज अबाउट दिस इंडस्ट्रीज। क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम वुड शुगर फ्रॉम देखिए डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम वुड शुगर कैन आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। Do you also know that some types of clothes are manufactured from yarn, which itself is an industrial product? यहाँ आपको कहा गया क्या कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लो एक्स से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइड से निर्मित है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे टेक्सों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods. The workers employed in steel factories, car breweries, textile industries, bakeries, etc. fall into this category. Some people are employed in providing service in this sector. We are mainly concerned with manufacturing industries which fall in the secondary sector. The economic strength
द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यहाँ देखिए द्वितीयक अब देखिए क्या कि द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते स्टील कार कपड़ा उद्योग व्याख्याता पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। किसी देश की देखिए किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। देखिए विनिर्माण अब यहाँ पे जो कहा गया किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग से मापी जाती है। यहाँ देखिए क्या कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या विनिर्माण का महत्व यहाँ पे देखिए। Manufacturing sector is considered the backbone of development in general and economic development in particular mainly because देखिए विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं क्योंकि यहाँ देखिए क्योंकि विनिर्माण उद्योग ना केवल कृषि बिकॉज क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी दे ऑल्सो reduce the heavy and dependence of people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors। देखिए विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि का आधुनिकीकरण में सहायक वरन द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। अभी तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। दिस वाज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड ज्वाइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। फिर देखिए आगे क्या है कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड्स एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ देखिए क्या कि ये जो आपको कहा है कंट्रीज इन यहाँ देखिए एक्सपोर्ट ऑफ देखिए क्या है कि exports of यहाँ देखिए exports of manufactured goods expand trade and commerce and bring in much needed foreign exchange। A country that transform their raw materials into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible। देखिए यहाँ पर क्या कि देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। आगे देखिए यहाँ पर क्या निर्मित वस्तु का आयात निर्मित वस्तु का निर्यात तो निर्मित वस्तु का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। निर्मित वस्तु का निर्यात आपको वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है आपको होती है। और फिर देखिए एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव of each other। They move hand in hand। For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity। They depend on the latter for raw materials and sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tools, etc. to the farmers. The development and competitiveness of manufacturing industry has not assisted agriculturists in increasing their production but also made the production processes very efficient। In the present day world of globalization our industry needs to be more efficient and competitive। Self-sufficiency alone is not enough। Our manufactured goods must be at par in quality with those
in the international market. Only then will be able to compete in the international market. देखिए कृषि यहाँ पे जो कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है। ये एक दूसरे के पूरक। उदाहरण, भारत में कृषि आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल पर कृषि पर निर्भर हैं, तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीन एवं कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। ऐसे विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमारी वस्तु गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होता हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री जो आगे यहाँ पर आपको कहा गया। देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आपको उद्योगों का योगदान देखिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय देखिए यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आपको उद्योगों का योगदान आपको देखिए। ओवर द लास्ट टू डिकेड द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज stagnated at 17% of GDP out of a total 27% for the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas. यहाँ देखिए कहा गया क्या कि दिस इज मच लोअर इन कंपेरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज 25 to 35%. द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड्स हैज बीन around 7% per annum. The desired growth rate over the next decades is 12%. Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. With appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. The National Manufacturing Competitiveness Council (NMCC) has been set up with these objectives. यहाँ हम देखिए क्या कि अब पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा योगदान है। भारत के अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले एक दशक से भारत विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य आपको राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई है। अब यहाँ देखिए इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात यहाँ पर आपको की गई, औद्योगिक अवस्थिति की बात यहाँ पर की गई। देखिए इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कम्प्लेक्स इन नेचर एंड दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट. It is rarely possible to find all these factors available at the one place. Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. After an industrial activity starts, urbanization follows. Sometimes industries are located in or near the cities. Thus, industrialization and urbanization go hand in hand. Cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants, and financial advice, etc. To the industry. Many industries tend to come together to make use of the advantage offered by the urban center known as agglomeration economies. Gradually, a large industrial agglomeration takes place. In the pre-independence period, most manufacturing units were located in place from the point of view of overseas trade,
such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. Consequently, there emerge certain pockets of industry developed urban centers surrounded by a huge agriculture rural hinterland. देखिए, यहाँ पे जो कहा है उसको थोड़ा समझिए। औद्योगिक स्थापना स्वभाव तो जटिल है। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूँजी, साधन तथा बाज़ार आदि उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारणों को एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप आपको विनिर्माण उद्योग की स्थापना का वही स्थान उपयुक्त है जहाँ ये कार्य उपलब्ध हो अथवा जहाँ इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ-साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी-कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ-साथ चलते हैं। नगर उद्योग बाजार तथा सेवाएँ जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिकता, वित्तीय सलाह और आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास से केंद्रित हो जाते हैं। जिसे समूहन बचत एग्लोमीरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे-धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। देखिए, यहाँ पर क्या देखिए स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी। देखिए, स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थे, जैसे मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई आदि। देखिए, स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योग की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई आदि। परिणामस्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश इन हिंटरलैंड ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश, देखिए पृष्ठ प्रदेश को बोलते हैं, हिंटरलैंड में से घिरे थे। अब यहाँ पे देखिए जो खास बात आपके यहाँ पर की गई है उसको यहाँ पे देखिए in the pre-independence period, most manufacturing units were located in place from the point of view of overseas trade, such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. Consequently, there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by a huge agricultural rural hinterland. आगे देखिए यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज, यहाँ पे देखिए उद्योग बाजार संबंध किया देखिए इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। देखिए इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज की बात करें, उद्योग बाजार संबंध की बात उद्योग बाजार के संबंध यहाँ पे देखिए उद्योग बाजार संबंध की बात देखिए इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। देखिए उद्योग बाजार संबंध की हम बात करें, देखिए इंडस्ट्री इनपुट्स में देखिए क्या होता है कि इनपुट्स के अंतर्गत आपको यहाँ पर देखिए रॉ मटेरियल एंड और कंपोनेंट पार्ट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे ये इनपुट्स हो गया। देखिए निवेश के अंदर क्या आपको कच्चा माल था उसके घटक, उत्पादन घटक के अंदर देखिए भूमि, श्रम पूंजी, उद्यमी। हाँ, उद्यमी आपको आता है। इस पर इंफ्रा अवसंरचना भी आपको जिसको मकान बोलते हैं। इसके बाद इसमें आपको ट्रांसपोर्ट लगते हैं, फिर जिसको परिवहन बोलते हैं। इस परिवहन से फिर आपके कारखाने में आपको जाते हैं, फिर कारखाने से तैयार माल उत्पाद होते हैं, फिर तैयार माल उत्पाद होने के बाद ये परिवहन के द्वारा फिर बाजार पे पहुँचाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बाजार में जब पहुँचता है तो फिर यहाँ से बाजार से इसको पूंजी की प्राप्ति होती है। बाजार से इसको किसकी पूंजी की प्राप्ति होगी, बाजार से फिर इसको पूंजी की प्राप्ति आपको होती है, और निवेश करने और आपको देखिए बाजार से पूंजी की प्राप्ति आपको होती है। और चूँकि निवेश करने के लिए भी आपको पूंजी चाहिए, और इसी पूंजी से या तो निवेश किया जाएगा या निवेश करके और से पूंजी लिया जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि देखिए इनपुट के लिए भी आपको पूंजी चाहिए, इनपुट के लिए भी आपको पूंजी मतलब मनी चाहिए, या आप यहाँ पर हम ये भी कहते हैं मनी रहेगा तभी, उसके बाद मनी रहेगा तभी आप इनपुट्स को भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो यहाँ पर कहा गया, किसी उद्योग को देखिए आप यहाँ पे एक और ख़ास बात द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज़ द लीस्ट कॉस्ट। देखिए द की टू यहाँ जो कहा गया, देखिए द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज़ द लीस्ट कॉस्ट। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होती है। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होती है। देखिए यहाँ पर क्या
सरकारी नीति देखिए सरकारी नीति तथा निपुण श्रमिकों को उपलब्धता भी औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करती है। उससे पहले हम देखिए जो खास चीज़ आपके यहाँ पर कहा गया है, कारखाना आपके यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या तैयार माल उत्पाद देखिए जिसको बोलते हैं आउटपुट, जिसको आउटपुट को हिंदी उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। आपको आउटपुट के उत्पाद भी बोलते हैं और प्रोडक्ट भी आपको बोलते हैं। फिर आप आगे यहाँ पे देखिए आपको इसके बाद एक इमेज और यहाँ पर शो किया इन आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल का जो आइडियल लोकेशन होता है उसको यहाँ पे एक इमेज द्वारा दर्शाया गया, उद्योग की आदर्श अवस्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया है। क्या देखिए आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, देखिए उद्योग की आदर्श अवस्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एट साइट, देखिए कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एट साइट यहाँ पे देखिए। देखिए हम उद्योग की आदर्श स्थिति की जो बात का देखिए आपको यहाँ पर आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री यहाँ पर कहा गया। देखिए उद्योग देखिए आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री उद्योग की आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, उद्योग की आदर्श अवस्थिति की बात यहाँ पर की गई। देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट होना चाहिए, मतलब उस स्थान उत्पादन की लागत, उस स्थान पर उत्पादन की लागत है। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट हो, उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत आपको यहाँ पर है। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन आपके यहाँ पर है कि उत्पादन के वितरण की लागत आपको यहाँ है। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, क्या उस स्थान पर उद्योगों की स्थापना का निर्णय क्या होगा। तो ये सभी स्थिति के अनुसार ही वहाँ पर आपको इंडस्ट्री का स्थापना किया जाएगा। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए कहा गया क्या उद्योगों का वर्गीकरण यहाँ पर कहा गया। देखिए उद्योगों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री है, उसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए क्लासिफिकेशन जो आप यहाँ पर कहा गया है, इसको थोड़ा सा देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री कहा गया है, लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट यू यूज इन योर डेली लाइफ सच एज ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लास वेयर, पेट्रोल, मैचेज, मधमाचिस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन एंड so on. If we classify the various industries based on a particular criterion, then we would be able to understand their manufacturing better. Industries may be classified as follows. देखिए यहाँ पे जो कहा कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल, देखिए रोज़मर्रा के इस्तेमाल, यहाँ पे जो कहा रोज़मर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न रोज़मर्रा, देखिए यहाँ पे जो कहा रोज़मर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं। जैसे आपको ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाई आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न औद्योगिक वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, यहाँ पे जो कहा देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मटेरियल, यहाँ पे जो कहा गया देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। देखिए क्या ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, देखिए आप उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर, जिसमें पहला एग्रो बेस्ड के अंदर कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल। देखिए यहाँ पर कच्चे माल के आधार पर क्या है, कृषि आधार में क्या है, देखिए सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग। अब देखिए मिनरल बेस में क्या आएगा, मिनरल बेस आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। खनिज आधार देखिए लोहा था इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार था, पेट्रो रसायन उद्योग आदि हो गया। फिर आपको आगे हम देखिए क्या अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, देखिए अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल की बात यहाँ पर की गई। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल की बात यहाँ पर आपको की गई है। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल की बात यहाँ पर की अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल की बात आप यहाँ पर की गई है। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल की बात आप यहाँ पर है। देखिए अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, देखिए आपको क्या कि क्या प्रमुख भूमिका के आधार पर देखिए इंडस्ट्री का जो आप औद्योगिक का जो आपको बताया गया है। सबसे पहले देखिए आपको देखिए यहाँ पर क्या अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल प्रमुख भूमिका के आधार पर इंडस्ट्री देखिए बांटा गया है। क्या बेसिक और की इंडस्ट्री, देखिए बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज which supply their product has raw materials to manufacture other goods, example iron and steel and copper smelting, aluminum smelting। देखिए आधारभूत उद्योग की बात यहाँ पर करिए। आधारभूत उद्योग में यहाँ पर कहा देखिए जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे देखिए लोहा, तांबा प्रगलन एवं एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। अब आगे देखिए यहाँ पर कहा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज यहाँ पर देखिए कंज्यूमर इंडस्ट्री डेट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सुइंग मशीन, फैंस, etc।
यहाँ पे देखिए क्या कहा है, देखिए उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ता के उपभोक्ता देखिए उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। अब यहाँ पे देखिए पूंजी देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए आपका क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात आपके यहाँ पर की गई है। देखिए मतलब पूंजी निवेश के आधार पर यहाँ पे देखिए ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू द maximum investment allowed or देखिए allowed on the assessed of the a unit, and this limit has changed over a period of time. At present the maximum investment allowed is rupees 1 crore। यहाँ हम देखिए क्या कि पूंजी निवेश के आधार पर पहले यहाँ पर क्या कहा गया। देखिए एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश आपको सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतर स्वीकार निवेश के आधार पर की जाती है। ये निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान आपका अधिकतर निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देखिए स्वामित्व के आधार पर आप देखिए पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज भेल सेरिटी सीगेल। यहाँ देखिए क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आदि। देखिए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टिस्को बजाज ऑटो लिमिटेड डाबर इंडस्ट्रीज। यहाँ हम देखिए क्या है, निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है। देखिए टिस्को बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर उद्योग इत्यादि। देखिए निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में अथवा लोगों की एक से अधिक लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है। देखिए जैसे टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, डाबर उद्योग इत्यादि। फिर आपको देखिए संयुक्त उद्योग भी, तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री भी आपके यहाँ पर है। Joint sector industry which are jointly run by the state and individuals or a group of individuals. Oil India Limited oil is jointly owned by public and private sector से। लेकिन यहाँ हम देखिए ये जो आपको कहा गया, तो ज्वाइंट सेक्टर के अंतर्गत आपके यहाँ पे होगा क्या, संयुक्त उद्योग के अंतर्गत देखिए वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से, जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया। फिर आपको आगे देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर, देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned and operated by producer or suppliers of raw materials, workers or both. They pull in the resource and sell. They pull in the resource and sell the profits or losses proportionately. Such examples are sugar industry in Maharashtra, the coir industry in Kerala। यहाँ पर जो आपको कहा गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि वस्त्र उद्योग आपको यहाँ पर था। अब यहाँ पर आपको है क्या, सहकारी उद्योग यहाँ पर आपको है। देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। वर्कर्स ऑफ बोथ दे पुल इन द रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट ऑफ लॉसेज प्रोपोर्शनली। सच एग्जाम्पल्स आर द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, द कोयर इंडस्ट्री इन केरला। देखिए सहकारी उद्योग क्या होता है, देखिए जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है, तो लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। और फिर आपको आगे देखिए बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स की बात यहाँ पर की गई।
बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स यहाँ पर की गई है। तो कच्चे तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर यहाँ देखिए क्या कहा गया है। देखिए हैवी इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील, भारी उद्योग जैसे लोहा था, इस्पात आदि होगा। लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज। देखिए हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग आदि। और फिर आपको आगे देखिए एक्टिविटी की बात यहाँ पर की गई। एक्टिविटी देखिए क्रियाकलाप क्या होता है, इसको साथ समझने का प्रयास कीजिए। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न को दो वर्गों में विभाजित करें। पहला देखिए ऑयल, जिसको बोलते ऑयल तेल है। फिर आपको देखिए नीटिंग नीडल्स आपको यहाँ पर है, मतलब बुनने की सलाई है, बुनने की सलाई जिसे बोलते हैं नीडल्स, बुनने की सुई या बुनने की सिलाई होती है। देखिए हम ब्रासवेयर है, ब्रासवेयर मतलब पीतल के बर्तन हो गया। फ्यूज यहाँ पे फिर देखिए फ्यूज वायर मतलब फ्यूज तार आप जिसे बोलते हैं, वॉचेज घड़ियाँ हैं। स्विंग मशीन आपके यहाँ पर है। स्विंग मशीन सिलाई मशीन हो गया। शिप बिल्डिंग मतलब पोत निर्माण हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, वहाँ विद्युत बल्ब हो गया। पेंट ब्रशेज हो गया, पेंट के ब्रश हो गया। आपको ऑटोमोबाइल मतलब मोटर गाड़ी हो गया। अब देखिए आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की थोड़ा सा यहाँ पर बात की गई है। जो यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री उसको यहाँ देखिए कॉटन जूट सिल्क वुलन टेक्सटाइल शुगर एंड एडिबल ऑयल etc इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम ये कह सकते हैं क्या, कॉटन जूट सिल्क वुलन टेक्सटाइल शुगर एंड एडिबल ऑयल etc इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स। देखिए कृषि आधारित उद्योग क्या होता है, कृषि आधारित उद्योग में आपको क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या कृषि, देखिए सूती वस्त्र पटसन रेशम ऊनी वस्त्र चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। तो सूती वस्त्र पटसन रेशम ऊनी वस्त्र चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए एक इमेज आपको यहाँ पर शो किया गया। इस इमेज को थोड़ा सा देख लीजिए। यह इमेज जो आपके यहाँ पर देख सकते हैं वस्त्र उद्योग में अति, देखिए वस्त्र उद्योग में आपको जो इमेज यहाँ पर क्या है कि देखिए वैल्यू एडेड, देखिए वैल्यू एडिशन यहाँ पर आपको क्या है कि वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपके यहाँ पर है क्या, वस्त्र उद्योग में। देखिए वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद देखिए। तो सबसे देखिए रेशा उत्पादन के अंदर देखिए कच्चा रेशा चाहिए। कच्चा रेशा उत्पादन से देखिए रेशा उत्पादन से फिर आपको धुनाई कताई से फिर बुनाई होता है, बुनाई से फिर रंगाई एवं परिष्करण होता है। फिर आपको रंगाई एवं परिष्करण से आपको वस्त्र विनिर्माण होता है, या वस्त्र विनिर्माण से आपको वस्त्र निर्माण के बाद भी आपको रंगाई एवं परिष्करण होता है। अभी इसका एक और पार्ट देखिए क्या है, वो रेशा उत्पादन से भी कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल आपको चाहिए, फिर धुनाई कताई के लिए आपको सूत चाहिए, बुनाई के लिए आपको कपड़ा चाहिए, बुनाई के लिए आपको क्या कपड़ा चाहिए, फिर आपको रंगाई एवं परिष्करण के वस्त्र या गारमेंट चाहिए, फिर आपको वस्त्र या विनिर्माण की आपको जो वस्त्र या विनिर्माण से आपको क्या वस्त्र या गारमेंट जिसे होती है एक दूसरे से कनेक्टेड आपको यहाँ पर हुआ। फिर आपको आगे हम जो कहा देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उससे पहले आपको कुछ खास बात यहाँ पर देख लीजिए जो आपको यहाँ पर आपको है। यहाँ देखिए द फर्स्ट जो आप यहाँ पे देखिए द फर्स्ट जो इससे पहले जो आपके यहाँ पर कहा गया देखिए पहला सफल सूती हुआ, देखिए पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। यूरोप दो विश्व युद्धों से जूझ रहा था, भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति तो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। यहाँ देखिए द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज established in Mumbai in 1854. The two world wars were fought in Europe, and India was a British colony. There was a demand for cloth in UK, hence they gave a boost to the development of the cotton in textile industry. अब आगे यहाँ पर जो कहा उसको था समझने का प्रयास, देखिए इस चीज़ को यहीं तक रखिए। तो इस बात देखिए इसके बाद से यहाँ पर हम इस चैप्टर के बाकी आपको आगे पढ़ा जाएगा।